और वहां का संविधान बना जो 6 साल के अंदर फेल हो गया। ये नहीं कि बगल में मुसलमान की दीवार गिर गई तो कोई बात नहीं, सिख की दीवार गिर गई कोई बात नहीं। तो ये कभी ऐसा संविधान बन ही नहीं सकता जब तक आप उसका अनुभव ना करें। एक छोटा चपरासी भी समान है कानून की नजर में और भारत के राष्ट्रपति भी समान है। गरीब और गांव का रहने वाला अति पिछड़ा व्यक्ति क्या आज अपने आप को किस जगह पे देख रहा है? आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यदि एक भी हम कर्तव्य का पालन कर लेते तो आज इतने देश में समस्या नहीं होती। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। वक्त लिखेगा इबादत एक नई मजमून की, मुल्क को यारो जरूरत है तुम्हारे जुनून की। हम सब खास हैं, एक एक सिटीजन यहाँ का खास है। बनना या मत बनना, लेकिन एक अच्छे नागरिक जरूर बनना। उस समता और समानता को नहीं ला पाए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस थीम पर इस संविधान की रचना की थी। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। परंतु यदि इनमें से कुछ या अनेक मूल्यों पर कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह निर्वहन होने में कमी दिखाई दे तो जागरूक नागरिकों का कर्तव्य है कि आवाज बुलंद करें और तमाम नागरिकों का ध्यान उस ओर आकर्षित करें। ऐसी ही एक कोशिश सामाजिक चेतना फाउंडेशन न्यास की ओर से की गई, जब संविधान दिवस के अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र यादव, आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक, जस्टिस रिटायर्ड बीडी नकवी, प्रोफेसर रोमा स्पाट, श्रीमती संगीता थापर समेत कई गणमान्य अतिथियों ने संविधान दिवस के मौके पर समाज में चेतना जगाने हेतु अपनी राय रखी। इस मौके पर सम्मानित अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम भी संपन्न हुआ तथा तमाम उपस्थित लोगों ने संविधान में अटूट विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। इस संविधान के बारे में आइवर जेनिंग्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, उन्होंने कहा, चेन्नई में स्पीच दे रहे थे एक सेमिनार के अंदर, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत थकाऊ है, बहुत लंबा चौड़ा है, ये चलने वाला नहीं। आइवर जेनिंग्स की बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। उनको श्रीलंका के संविधान को मॉनिटर करने के लिए कहा गया कि आप इस संविधान को बनाइए, और वहां का संविधान बना जो 6 साल के अंदर फेल हो गया। दूसरी चीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और अन्य यूनिवर्सिटीज के अंदर सर्वे हुए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो लाइफ स्पैन है वो कितना है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो अवधि थी वो निकल के आई, औसत अवधि 17 साल और 19 साल। दोनों चीजें निश्चित रूप से जब भारतीय संविधान के लाइफ स्पैन के बारे में बात होती है तो इतनी बड़ी सफलता किसी अन्य संविधान को नहीं मिली, और वो इतना बिल्कुल नहीं बदला गया और ना बदले जाने की संभावना है। ये बात दूसरी है कि बहुत से लोग लगातार इस बात पर चिंतित रहते हैं, लगातार इस पर आकलन करते रहते हैं, पल्स देखते रहते हैं। देखें माइनॉरिटीज की पल्स क्या है, SC ST OBC की क्या है, गरीबों की पल्स क्या है। तो अगर जागरूक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स जागरूक हैं और वो मार्गदर्शन करने में ठीक है, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान पर कोई खतरा नहीं आएगा। बाबा साहब ने इसको सफल करने के लिए कुछ कंडीशंस दी कि हमको जो ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज हैं, इन इनइक्वालिटीज को हर तरह से समाप्त करने के लिए आगे आना चाहिए। विपक्ष स्वस्थ रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए, सोने वाला विपक्ष नहीं होना चाहिए। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी समानता होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो सोशल जस्टिस के प्रोविजंस हैं लोगों के लिए, लोगों की हिस्सेदारी के लिए, वही एक इंस्ट्रूमेंट है जो इनइक्वालिटीज को खत्म करेंगे, उनको अपनाया जाना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना होगा और उसकी ड्यूटी है सभी की। अपने आप में ये नहीं कि हमने जुडिशरी को कह दिया, हमने कह दिया कि पार्लियामेंट की गलती है या एग्जीक्यूटिव की गलती नहीं। सबको अपनी हदों में रहना चाहिए। कोर्ट्स के बारे में भी बाबा साहब ने कहा
कि नहीं, अपना अपना बैरियर, जिसको कानून बनाना है वो कानून बनाए, जिसको इंटरप्रेट करना है वो इंटरप्रेट करे। केशवानंद भारती केस में भी कहा गया कि संविधान ऊपर है और चीजें अलग हैं और चीजें नीचे हैं, और संविधान जो बात कहेगी उसको सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा, वो चलेगी, वो मानी जाएगी, और निश्चित रूप से उस पर किसी का कोई नुकसान है भी नहीं। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी किसी भी तरह से अलाउड नहीं होनी चाहिए, और एक मोरल ऑर्डर बने समाज के अंदर। ये नहीं कि बगल में मुसलमान की दीवार गिर गई तो कोई बात नहीं, सिख की दीवार गिर गई कोई बात नहीं, लेकिन केरला में मेरी बिरादरी के आदमी की, मेरे धर्म के आदमी की दीवार गिर गई तो मुझे दिक्कत है। ये मोरल ऑर्डर नहीं है। संविधान ये नहीं चाहता। संविधान ये चाहता है कि उसके बारे में भी आपको सिंपैथी और इंपैथी होनी चाहिए, जो आपका पड़ोसी है या चाहे आपका विरोधी भी है। विरोधी भी अगर इस हद तक हो गया अधिकार विहीन, तो वो भी तो नुकसानदेह होगा। लोकतंत्र उसका भी भला चाहती है, उसको भी जमानत देती है लोकतंत्र, उसको भी मानवाधिकार देता है लोकतंत्र, संविधान उसको भी अधिकार देता है। उसके अधिकार खत्म नहीं होते। ये नहीं है पुलिस जो चाहे करेगी, मिलिट्री जो चाहे करेगी, नेता जो चाहे करेगा, ना, ये तो फिर रूल ऑफ मैन हो गया। काहे के लिए बना था संविधान? संविधान इसलिए नहीं बना। पब्लिक कॉन्शियंस बना करके ही हम लोगों को राष्ट्रवाद भी आ सकता है, और पब्लिक कॉन्शियंस जब जन चेतना होगी, लोग जागरूक होंगे, समाचार प्रिय होंगे, रिएक्टिव करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे, पता लगा जो हो गया उसको स्वीकार कर लिया, चुप रहा। मेरे पास कल फोन आया कि भाई आप चुप रहो, इन दिनों बात मत करो, किसी भी तरह की अभिव्यक्त मत करो ज्यादा। तो हमने कहा हम अभिव्यक्त गलत क्या कर रहे हैं? हम कहीं जाकर के अगर बुद्ध की बात कर रहे हैं तो हम शांति की बात कर रहे हैं, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हम कहीं जाकर के ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की बात कर रहे हैं तो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, इससे किसी का नुकसान है क्या? हम अगर संविधान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो हर आदमी के अधिकार की बात कर रहे हैं, उससे दिक्कत क्या है किसी को? लेकिन लोगों ने कहा नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करने में तो दिक्कत है। उसका मतलब सीधे सीधे आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जो हम नहीं चाहते। इस पर आप चुप रहिए। आखिर क्यों? उनको लगता है कि वहां वो हमारे हिस्से से कटा है, हमारी जमीन थी, हमारा आसमान था, हमारा पानी थी, सब चीज थी। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। सोशल जस्टिस में से एक का हिस्सा छीन के दूसरों को नहीं जाता। ये भ्रम किसी भी समाज के समूह को नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में, संविधान में जो पैदा हुआ है उसके नैसर्गिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स उसके हैं। देखिए, संविधान पर नजरिया कैसे बदलता है। मैं एक शिक्षक हूं, एक शिक्षक का संविधान के प्रति क्या नजरिया हो सकता है, और मैं क्या समझती हूँ, मैं क्या जानती हूँ कि संविधान का इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट्स और हमारे यंगस्टर्स तक कैसे जाए। बहुत ही आम भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में जो मैं समझती हूँ, उसके लिहाज से मैं कुछ बातों को आप तक पहुंचाना चाहूंगी, और माननीय न्यायमूर्ति जी से कुछ प्रश्न भी करना चाहूंगी संविधान के ऊपर। पहली बात, जब हमें संविधान मिला बाबा साहब जी का, जैसे कि अशोक जी ने कहा कि जब हम संविधान को देखते हैं, उसके एक की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, उसमें निहित वैल्यूज को देखते हैं, तो ये कभी ऐसा संविधान बन ही नहीं सकता जब तक आप उसका अनुभव ना करें। हम वही कार्य करते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं, या हम उसी दर्द को समझते हैं जिस दर्द से हम स्वयं गुजरे होते हैं। कई किताबें बाबा साहब की मुझे पढ़ने का मौका मिला, चाहे वो एनहाइलेशन ऑफ कास्ट हो, या फिर द हिस्ट्री ऑफ शूद्रास हो, या फिर मैं अंबेडकर बोल रहा हूं। आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कष्ट, किस पीड़ा, किस भेदभाव से बाबा साहब गुजरे, और तब वो तप के सोना बने, और सोना भर के ये अमूल्य निधि को उन्होंने हमको दिया। क्लास में बाहर बैठते थे, एक शिक्षक के रूप में अब आप मुझसे यदि ये पूछेंगे, अस्पृश्यता, भेदभाव, असमानता, तो ये मैंने अनुभव ही नहीं किया है।
लेकिन बाबा साहब क्लास में बाहर बैठते थे, उनको क्लास के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। वो बाहर बैठते थे जहां पे अन्य बच्चे जूते उतारते थे। पानी भी वो स्वयं नहीं पी पाते थे, पानी पीने के लिए भी कोई आता था, जब वो मांगते थे देते थे। बाबा साहब लिखते हैं बहुत समय तक मैं प्यासा रहता था। कल्पना कर सकते हैं, जब आपको प्यास लगती है, जब आपको प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता, भूख लगती है, खाना नहीं मिलता, तो हम ये कहते हैं हम ये खाना पानी खाने के लिए तो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का आत्मविश्वास देखिए, संविधान कैसे चरितार्थ हुआ, उसकी स्टोरी को सुनिए, समझिए, तो पता चलेगा इतना महान ये संविधान बाबा साहब ने हमें क्यों दिया और कैसे दिया, और इसका क्या महत्व है समाज में भूमिका का। तो बाबा जी ने संघर्षों के चलते अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा था। उन्होंने पढ़ाई की और 10वीं में बहुत अच्छे अंकों के साथ वो पास भी हुए। और देखिए, समाज में हर तरह का व्यक्ति होता है। एक अध्यापक के नाते मैं बच्चों को अपने यही सिखाती हूँ कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमें समानता का पालन करना है, हमें सौहार्द की स्थापना करनी है, हमें एकता को मानना है। यदि हम एज अध्यापक ये बात अपने समाज में नहीं डाल पाते तो मेरा उद्देश्य जो है वो पूर्ण नहीं होता। तो उनके भी एक अध्यापक थे शुक्ला जी। शुक्ला जी ने उनकी बहुत तारीफ करी और उनको प्रेरित किया था कि नहीं, तुम हाई स्कूल की परीक्षा पास करो। और उनके पिता ने पीतल की एक देगची को गिरवी रखवा दिया था और उसके बाद उन्होंने ये 10वीं का सर्टिफिकेट शुक्ला जी ने उनको दिया था। भीमराव अंबेडकर जी के नाम से, उनको नहीं पता था तभी अंबेडकर नाम संविधान के साथ जुड़ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये है बाबा साहब का संविधान जो बात करता है न्याय की, जो बात करता है समानता की, जो बात करता है स्वतंत्रता की और भाईचारे की। क्योंकि उन्होंने वो सारा अपने जीवन काल में सहा था, उस असमानता को उन्होंने देखा था, उस भेदभाव को वो जिए थे और वो नहीं चाहते थे मेरा देश भारत एक ऐसा भारत, एक ऐसा राष्ट्र बने जहां पर हमेशा समानता हो, जहां पर हमेशा एक दूसरे में भेदभाव हो, धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपस में लड़ते रहें। तो क्या होगा? तो मेरे देश का क्या होगा? क्या मैं कभी विकसित भारत बन पाऊंगा? यदि हम धर्म, जाति और भाषा और जेंडर के नाम पर लड़ते रहेंगे। ये मूल्य हैं हमारे संविधान के, जो भारत हमें बाबा साहब ने संविधान के रूप में दिया। उसकी पहली शर्त है समानता का अधिकार। यदि ये समानता हमारे समाज में नहीं है तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, पर होती है। जब हमें लगता है एक पर्टिकुलर वर्ग को, आर्टिकल 14 बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे पूरे संविधान में अगर मैं दिल की बात बताऊं तो मुझे ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल लगता है, जो कि समानता की बात करता है। ये समानता हमारी फाउंडेशन है, क्योंकि यदि समानता, आर्टिकल 15 और आगे बढ़ जाता है, वो कहता है समानता किसके आधार पर? कोई भेदभाव ना हो, कानून की नजर में सब समान है। और ये कानून की नजर में समानता की खूबसूरती है कि एक छोटा चपरासी भी समान है कानून की नजर में, और भारत के राष्ट्रपति भी समान है कानून की नजर में। हर समान अधिकार है, उस चपरासी का भी एक ही वोट है और राष्ट्रपति का भी एक ही वोट है। आप जानते हैं कितना संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ता था सबको इस वोट की समानता को दिलाने के लिए, इस वोट के अधिकार को दिलाने के लिए। साइमन कमीशन ने क्या कह दिया था? कौन से ऐसे तबके हैं जो वोटिंग कर ही नहीं सकते थे? लेकिन बाबा साहब के संविधान ने ये अधिकार दी, ये समानता का अधिकार कि नहीं, सब समान है। चाहे कोई ज्यादा पढ़ा है, चाहे कोई कम पढ़ा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई वंचित वर्ग का है, अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, सबको एक वोट का अधिकार दिया। और ये वोट का अधिकार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है आज के समाज में। समानता का अधिकार, इसकी लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है और चलती रहेगी जब तक हम लोग सबको समानता का अधिकार नहीं दिला सकते। देश स्वतंत्र हुआ, उससे पहले संविधान बनाने की बात बाबा साहब द्वारा की गई। संविधान दिया गया भारत को, एक दुनिया का, विश्व का सबसे अच्छा संविधान दिया गया। लेकिन क्या जिन उद्देश्यों के लिए संविधान बना, जिस आजादी के लिए हमारे लोगों ने, पुरखों ने
यहाँ पे अंग्रेजों से लोहा लिया। क्या आज वो हालात हैं? क्या व्यक्ति स्वतंत्र महसूस कर रहा है? गरीब और गांव का रहने वाला अति पिछड़ा व्यक्ति क्या आज अपने आप को किस जगह पे देख रहा है? अध्यक्ष जी, हम ये देख रहे हैं स्कूल शिक्षा की व्यवस्था की गई कि सभी शिक्षित बने, लेकिन आज सरकारी स्कूलों की क्या हालत है? आज वहां पे 60-60 हजार रुपए वेतन पाने वाले शिक्षक और पास करने वाले पढ़ने वाले बच्चों का अभाव है। आज वो बंद करने की स्थिति आ गई है। PHC CHC इलाज नहीं हो रहा है। लोग जा रहे हैं, जागरूक लोग वहां पे पहुंचते हैं और उनको टोकते हैं और उनसे काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम में एक ऐसी चीज बन गई कि CHC PHC पेशेंट पहुंचता है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ सिर्फ रिफर करने का काम ये अस्पताल कर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। लखनऊ हम लोग सब कोरोना में किस परिस्थितियों से जूझे हैं, आज डेंगू के क्या हालात हुए हैं, ये सब जागरूकता की वजह से, संविधान को जानने की वजह से, अपने अधिकार जानने की वजह से, अपने कर्तव्य जानने की वजह से। कर्तव्य की तो हमें नसीहत देने वाले तमाम लोग मिल जाते हैं, कानून के बताने वाले तमाम लोग मिल जाते हैं, लेकिन अधिकार जो हमारे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को कोई नहीं बताता कि इतनी 267 योजनाएं चल रही हैं यहाँ पे आम जनों के लिए। उन योजनाओं के बारे में कोई नहीं बताता। उनको कौन सी सहूलियतें हैं कानून द्वारा। कई लोग अभी पढ़े अखबार में कि ट्रायल चल रहा है जज साहब, और हजारों की तादाद में लोग जेल में बंद हैं, उनको बेल नहीं मिली और वो जेलों में बंद है और सजा से ज्यादा, जितनी सजा होती उससे ज्यादा वो गुजार चुके हैं। क्या है? कमी यही है कि जागरूकता नहीं है, जानकार नहीं है, उनके परिजन जानकार नहीं है। शिक्षित हुए हैं हम, बेशक शिक्षित हुए हैं, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है और शिक्षक का परसेंटेज भी बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 25% लोग जो अशिक्षित हैं। आंकड़े सब जबानी हैं, आंकड़े पे भरोसा करने लायक नहीं है, लेकिन आप देखें जाके, आप जानें, आप समझें, आप लोग, हम लोग सब समझें कि किस तरीके से अशिक्षा अपना घर फैलाए हुए है। लोगों की मजदूरी करने लोग जा रहे हैं, शिक्षा की वजह से उनकी मजदूरी मारी जा रही है, भिन्न भिन्न प्रांतों में जा रहे हैं। तो मूल समस्या यही है, अशिक्षा की समस्या है। शिक्षित होते हुए क्योंकि रोजी रोटी का उनको कमाने की वो रहती है, जरूरत रहती है। जमीन अगर 5 एकड़ 6 एकड़ किसी के नाम थी, आज चौथी तीसरी पुश्त में 1-1 बीघे जमीन लोगों के पास आ रही है, उसमें उनका भोजन यापन नहीं हो रहा, उनका उसमें जीवन नहीं चल रहा। सरकारी योजनाओं का क्या हाल है आप सब लोग जानते हैं। तो इस संविधान दिवस पे हम लोगों को सिर्फ एक संकल्प लेके जाना है कि लोगों को जागरूक करना है, उनके अधिकारों के प्रति उनको सचेत करना है, गोष्ठियां कर करके उनको ये बताना है, और जहां अन्याय हो रहा है, जो लोग ज्यादती कर रहे हैं, उस ज्यादती के लिए एकजुट होकर के खड़े रहना है और उनके साथ संघर्ष करना है, उनकी आवाज बनना है। संविधान दिवस के उस अवसर पर मैं याद करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने ऐसा एक संविधान दिया कि जिसमें समानता का अधिकार सबको दिया है। और इसी संविधान दिवस के बदौलत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में सब एक साँचे में और एक गुलदस्ते की तरह, एक फूल की तरह सब लोग खिल रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन आज के मौजूदा हालात में मैं ये कहूंगा और अपने आयोजकों से और तमाम अपने लोगों से भी अपील करूंगा कि आज संविधान दिवस मनाने के साथ साथ संविधान को बचाने का भी दिवस है। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो वतन की जो हालत बताने लगेंगे, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर की आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और कहीं भीड़ में खो ना जाए आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आज सबसे बड़ी जो जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को इंसानों को बचाना है, इंसानियत को बचाना है,
इंसानियत के लिए काम करना है, मानवता के लिए काम करना है, एकता के लिए काम करना है, अखंडता के लिए काम करना है, सद्भाव के लिए काम करना है, भाईचारे के लिए काम करना है। और ये काम मैं ये समझता हूं कि जस्टिस यादव जी और जस्टिस बीडी नकवी साहब के क़यादत में और इनके नेतृत्व में पूरे देश के लोग बहुत अच्छा कर सकेंगे अगर आप कदम उठाएं। और मैं ये जानता हूं, मुझे बहुत गर्व है इस बात का बीडी नकवी साहब पर। और मैंने इससे पहले भी अपने प्रोग्राम अपने भाषण में, अपनी तकरीर में कहा था कि जब बीडी नकवी साहब को मैंने जब देखा कि ये अपर कास्ट के होते हुए भी, जस्टिस साहब अपर कास्ट के होते हुए भी मैंने ये देखा कि इनको ओबीसी का दर्द है, इनको दलितों का दर्द है, इनको पिछड़ों का दर्द है। जबकि मैं जानता हूं इनको, जज साहब को इससे पहले से पिछले इनको 30 साल से इनके परिवार को, उनके घराने को जानता हूं। बड़े घराने के आदमी है। रिटायरमेंट के बाद में ये घर में बैठ करके ऐश आराम की जिंदगी की बिता सकते थे, लेकिन ये हर जगह बस कहीं बुलावे पर जा रहे हैं। इसका मतलब इनको दर्द है इस बात का, समाज की बेहतरी का दर्द है। तो समाज की बेहतरी के लिए सब लोगों को आगे आना होगा। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे तमाशा देखें। हम चुपचाप बैठ करके तमाशा अगर देखेंगे तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने संघर्ष की बात कही है, उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। अगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तो हम इंसान कहने के लायक नहीं है। तो हमें आज इस सब चीजों को भी गौर करने की बात है। आज की डेट में लोगों की इंसानियत बिल्कुल मर गई। कैसे मैं कह रहा हूं, मैं मेडिकल लाइन से भी देखता हूं, डेली मेरे पास फोन आते हैं कि ब्लड की जरूरत है, और फैमिली, बच्चे और फैमिली के एक एक सदस्य खड़ा रहता है हॉस्पिटल में और ब्लड नहीं देता। जब उससे मैं सवाल पूछता हूं कि आपकी फैमिली ने क्यों ब्लड नहीं दिया और क्यों आपके घर वाले नहीं दे रहे हैं, तो वो जो उनके साथ में लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, कोई कहता है कि मुझे मेरा बीपी रहता है, कोई के इतने बहाने क्योंकि उसी का फादर है, उसी का मदर है। इससे करीब तो कोई होता नहीं ना। उस टाइम मैं देखता हूं कि हमारी संस्था इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी मेरी है, हम लोग ऑल इंडिया ब्लड में काम करते हैं। तो हम लोग जब देने, डोनेट जाता है ब्लड देने, तो वो मुझसे पूछता है बाद में कि उसकी फैमिली में तो भाई 10 लोग खड़े थे और कोई नहीं दे रहा था। 1 यूनिट ब्लड चाहिए सिर्फ, मात्र कितना, 1 यूनिट। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 1 यूनिट। 10 लोग खड़े हैं, 1 यूनिट नहीं दे रहे। तो क्योंकि मैं ये बोलूंगा कि लोगों के अंदर इंसानियत अभी बिल्कुल मरी हुई है। आज ही के दिन हम भारत के लोग संविधान सभा में, जिसमें 299 मेंबर थे, इलेक्ट हुए थे विभिन्न संगठनों, विभिन्न मजमुओं के, बड़े ब्रॉड सेंस में इतने खूबसूरत वर्ड का संविधान का प्रोविजन करते हुए हम भारत के सभी नागरिकों को इतने सारे अधिकार संपन्न बनाए। संविधान आज ही भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। साथियों, क्या 75 साल बाद हम इसको अडॉप्ट कर पाए? आज भी हमारी सबसे ज्यादा समस्या है, हम डेमोक्रेसी समझ ही नहीं पाए। 98% अभी संविधान सिस्टम से हम दूर हैं। संविधान सिस्टम पर जो बैठा हुआ है इलेक्टेड या सिलेक्टेड पर्सन, वो अपने शायद संविधान के दायित्व पर जानता ही नहीं है। यदि दायित्व, अधिकार जानता, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा या समझ नहीं रहा। जैसे अभी कुदरत खान जी ने अपना जो है संगठन अनुभव शेयर किया, जस्टिस साहब ने उसका एक एग्जाम्पल बताया। तो जो मेन क्या है कि डेमोक्रेसी खूबसूरती वर्ल्ड में, राजतंत्र लोकतंत्र बेसिक अंतर है। राजतंत्र में राजा को सभी अधिकार थे, जनता को पूरा कर्तव्य था, जनता को अधिकार नहीं थे। देश में डेमोक्रेसी स्थापित हुई तो हम भारत के सभी नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए, इक्वलिटी लाई गई, कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 51 में कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, अधिकार पहले दिए गए। ये हमारे राजतंत्र लोक में बेसिक डिफरेंस है। लेकिन
कर्तव्य जो है हर नागरिकों को जो भारतीय लोगों को करना चाहिए था, कर्तव्य जानते ही नहीं है। 98% समाज उससे वंचित है, जानता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं है। 10 कर्तव्य में से 8वां जो महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है, हर भारतीयों को, हर नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना, ज्ञानोर्जन की वृद्धि करना, समानता भाईचारा स्थापित करना। यदि एक भी हम कर्तव्य का पालन कर लेते तो आज इतने देश में समस्या नहीं होती। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो ये एक लाइन में कुछ नहीं कहा जा सकता संविधान के बारे में, लेकिन हाँ ये जरूर है कि संविधान बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में इससे अच्छा संविधान नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से इसके ऊपर जो साया है वो कारपोरेट का आ गया है। अब जब साया कारपोरेट का आ गया है तो संविधान का रुख और संविधान की धाराएं उनके अनुरूप बनाई जा रही हैं, चेंज की जा रही हैं। ये एक नुकसान का जो बहुत खतरे की घंटी जो दिख रही है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो किया गया, जिसमें रेल, चाहे हवाई जहाज, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो प्राइवेट कर दिए गए, उस संविधान से तो आउट हो गए ना सब। जो सुविधाएं मिली थी पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, उन सुविधाओं का लाभ कहाँ मिल रहा है? एक बहुत बड़ा वर्ग वंचित हो गया। हम संविधान की खूबसूरती बयान करते रहे, संविधान करते रहे, बड़ी खूबसूरती से अलग कर दिए गए, छाट दिया गया उनको। तो ये एक चिंता का विषय है। मैं समझता हूं इस पे काम करने की बहुत सख्त जरूरत है, और ये इसकी जानकारी हमारे जो जजेस हैं हम लोग से कहीं ज्यादा रखते हैं। धाराओं के बारे में, उसकी जो समाज के ऊपर जो प्रभाव है, उन धाराओं के विपरीत अगर काम हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी जानकारी बीडी नकवी साहब, हमारे न्यायमूर्ति यादव जी, ये ज्यादा बेहतर हल निकाल सकते हैं कि संविधान दिवस हम मनाने के बजाय हम संविधान बचाओ अभियान चलाएं, और संविधान बचाओ इसलिए चलाएं कि इस देश का एक बड़ा तबका उस संविधान से वंचित होता जा रहा है। शुक्रिया अरशद आदमी साहब, आपके जज्बे के लिए। मुझे अपना एक कथा याद आया, वक्त लिखेगा इबारत एक नई मजमून की, वक्त लिखेगा इबारत एक नई मजमून की, मुल्क को यारो जरूरत है तुम्हारे जुनून की, मुल्क को यारो जरूरत है तुम्हारे जुनून की, तुम बाशिंदे इस मुल्क के तो लाजिम है यही, तुमको करना है हिफाजत कानून की। इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट लॉ, टू एग्जीक्यूट लॉ। तो बहरहाल जो हमारा थीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हमें एक राइट मिला है, हमें बोलने का राइट, अपनी बात कहने का राइट, अपनी तकलीफ का राइट, उसी राइट की वजह से आज हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट रहेगा। सबसे पहली चीज, जो आम नागरिक के जीवन में संविधान की भूमिका, ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न होता है हमेशा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि मैं आम क्यों हूं। हमने अपनी फ्रीडम फाइट की थी अपने देश के लिए, तो मैं सिटीजन, एक खास सिटीजन क्यों नहीं हूं इस देश की? मैं आम सिटीजन क्यों बन गई? हम सब खास हैं, एक एक सिटीजन यहाँ का खास है। ये उसका देश है, ये उसका देश है, उसको यहाँ पर सारे हक हैं, ये उसका घर है, ये परिवार है। Right from Kanyakumari till Kashmir, and here from Gujarat, Rajasthan up to the east, I will say, ये हमारा सबका एक घर है, हम सब परिवार हैं। और ये ना कोई समझे कि परिवारों में कभी कोई झगड़े, लड़ाई झगड़े, ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं, वो सब हम बैठ के सुलझा लेते हैं। वो प्यार से एक दूसरे को, मेरी भी 3 बहनें थी, कभी चप्पल भी मार देते थे, ऐसा नहीं तो ये नहीं होता था कि कोई घर से निकल जाते थे। वो सब सुलझाने के लिए अच्छी चीजें हैं, टू सिट एंड हैव डिस्कशंस,
to sit and have meetings, to have the proper organizations who can bring forth, various issues if they are disturbing citizens in some way or the other. कोई शिकायतें हो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने श्री बी आर अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्थापना करी और हम सबको ये राइट्स मिले कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज माई पावर, कॉन्स्टिट्यूशन इज माई पावर एज अ सिटीजन. And I want that all of us should be able to discuss things on it. We should be able to, and there should be provision for revision. क्योंकि वक्त बदल रहा है, नियम बदल रहे हैं, दुनिया के systems बदल रहे हैं, technology बदल रही है. So I don't think it should be objected. We should all participate कि citizens अपने views दें. Eminent people, educated people who can give good proper opinions on this should give their views on it. And they should be accepted. Something should be worked out as a consensus between them. It is a very nice thing to sit and have a consensus कि हाँ शायद तुमने कुछ कहा, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अरे तुमने ये कुछ कहा, मुझे नहीं ये पता था ऐसा हो सकता है, चलो मिलजुल के कुछ बना लें उसको. So I wish we will all work together as citizens of this country. मेरे माता पिता कहते थे कुछ बनना या मत बनना, लेकिन एक अच्छे नागरिक जरूर बनना. तो अगर हम एक अच्छा नागरिक बन जाएं तो मुझे लगता है कि शायद हमको किसी की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहने की देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक, क्योंकि तमाम चीजें हैं, जिस तरह से देश बदल रहा है, तमाम नई नई तकनीकी आ रही हैं. सोशल मीडिया जो आया, सोशल मीडिया ने बहुत हद तक हम लोगों को ये जो आज हम पर चर्चा कर रहे हैं उसके लिए जो जिम्मेदार बहुत हद तक सोशल मीडिया है. पहले ऐसी चीजें नहीं थी. बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे बगैर समझे बूझे परोस दी जाती है और हम लोग उसको विश्वास करते हैं. आज भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं तो वो अगर उसमें जो भी लिखा होता है वो उसको सच मानते हैं और वो दावा करते हैं वो मैंने लिखा होता है, लेकिन वो लगता है कि जैसे उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है. वो कहते हैं, वो लड़ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं अखबार में छपा है यानी सही छपा होगा. तो ये एक हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो दे रहे हैं वो सच हो, सही हो, गलत ना हो. जो सोशल मीडिया या कह लीजिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं जिसको आजकल हम लोग, वो यूनिवर्सिटी में लोगों को पता नहीं कि वो क्या कहीं से आया, उन्होंने कहीं भेज दिया और उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं, चर्चाएं करने लगते हैं और उसी के ऊपर फॉलोवर बनते चले जाते हैं. और कुछ हद तक कह लीजिए या बहुत हद तक ये राजनीतिक दल जिम्मेदार है इस माहौल के लिए. आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन कहिए या एक सभा कहिए जो आज हो रही है, इसमें संविधान की महत्ता आम लोगों के लिए, अभी संगीता जी ने आम लोगों की बात की थी कि हम आम लोग क्यों हैं. आम लोगों की जगह अगर हम कहें सबके लिए व्यवस्था उसमें की गई है, लेकिन बात होती है आम लोगों के लिए. इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे देश में जो आर्थिक स्थिति का जो अंतर है बड़े से लेकर छोटे तक का, वो बहुत ज्यादा है. उस आर्थिक स्थिति के कारण कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जीविकोपार्जन में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं. बच्चों को पढ़ाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए तो वो सोच भी नहीं सकते हैं. तो वो आम लोग, और विडंबना ये कि वही आम लोग शक्ति का स्रोत संविधान में है. हमें अगर शक्ति मिली है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो संसद हो और चाहे न्यायपालिका हो, सब संविधान के अंग हैं और इनको गवर्न करने के लिए तीनों अंगों को एक दूसरे पर चेक और बैलेंस के लिए भी व्यवस्था संविधान में दी गई है. और सारी पावर जो ड्राइव होती हैं वो संसद से होती हैं या विधानसभा से होती है राज्यों के लिए. और संसद और विधानसभा को कौन बनाते हैं?
वही आम आदमी बनाते हैं, जैसा संगीता जी जिनके बारे में कह रहे थे, वही आदमी बनाते हैं। लेकिन हम कार्यपालिका में आने के बाद या संसद में आने के बाद, पहले संसद में आए, फिर कार्यपालिका में आए, फिर न्यायपालिका के लिए भी हमने चयन किया, हम ही उनके बारे में उस समता और समानता को नहीं ला पाए हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने जिस थीम पर इस संविधान की रचना की थी। संविधान बचाओ का आंदोलन जगह जगह सुनने में आ रहा है। अभी हमारे वक्ता ने यहां भी संविधान बचाने की बात कही है। हमें संविधान बचाने की आवश्यकता नहीं है, हमें संविधान का पालन कराने की आवश्यकता है। संविधान हमारा सुरक्षित है और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका इस देश में है। कल ही एक जजमेंट हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। संविधान के प्रियम्बल से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को निकाल देने की रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। किन लोगों के द्वारा फाइल की गई थी, उनकी क्या मानसिकता थी, वो क्यों ऐसा चाहते हैं, क्यों समाजवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, क्यों धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखते हैं। यह हर व्यक्ति की सोच का अंतर है। अपनी अपनी सोच के लिए आदमी सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए आदमी जुड़ता है और अहम के लिए बिखर जाता है, टूट जाता है। ये भी व्यक्तिगत सोच है। तो उसी आम आदमी के बारे में बात करता हूं कि वो आम आदमी भी आज उसी स्थिति में है। हम उसको अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि हमारा संविधान क्या है और हमारे संविधान में जो अधिकार आपको दिया गया है, राइट टू वोट, वो सबको दिया गया है। वो आम आदमी का भी वही है और खास आदमी का भी वही है, और वही सबसे बड़ी शक्ति है। ये समझाने में अभी हम विफल हैं। उसमें चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, सोचते सभी हैं कि उस आम आदमी को, जिसे मैं वोटर कहूंगा, कि हम उस वोटर को अभी तक उसके वोट के महत्व को नहीं बता पाए। यही कारण है कि आज हम ये भी सोचने लगे हैं कि संविधान बचाने की शायद आवश्यकता पड़े। लेकिन संविधान हमारा बहुत मजबूत है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले न्यायपालिका को खत्म करना होगा, क्योंकि संविधान बचाने की, संविधान की व्याख्या करने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका के पास। आप संसद में एक पार्टी के रूप में या एक किसी भी समुदाय के रूप में या किसी भी उसमें बहुमत में आप आने के बावजूद भी आप संविधान को उसकी मूल भावना के विपरीत नहीं बदल सकते। अकेले संसद को पावर नहीं है कि उस संविधान को इस प्रकार से बदल दे या उसे खत्म कर दे। वो पावर संविधान में, यदि हम उन प्राविधानों को पढ़ेंगे तो वो पावर हमारे समस्त राज्यों तक जाती है, तब जाके वो संशोधन हो सकता है। इसलिए हम ज्यादा जोर संविधान बचाने की बात पर न दें, हमें जोर देना चाहिए कि संविधान को पालन कराएं। संविधान के जो प्राविधान है उनका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसके लिए जागरूकता अभियान चलना चाहिए, उसके लिए जो संगठित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और संघर्ष होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। हमारे अध्यक्ष ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह देश में घूम घूम कर जगह जगह इंसानियत का पैगाम देते हैं।